And today I'll discuss about torque on current loop and magnetic dipole. So now very first we'll discuss about torque on current loop. तो हम लोग पहले से जानते हैं कि टॉर्क क्या है. टॉर्क इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दिस इज द टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो जो इस फार्मूला को हम लोग पहले से जानते हैं, तो इसी फार्मूला को अप्लाई करके यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे टॉर्क. वो भी किसके लिए? एक करंट लूप के लिए. तो यहाँ पे डायग्राम हम लोग देख सकते हैं. वो डायग्राम कुछ इस टाइप से है. यहाँ पे दो मैग्नेट लिया गया है. एक साइड देखो, लेफ्ट साइड नॉर्थ पोल एंड दिस साइड इज द साउथ पोल. और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बन रहा है. ठीक है, मतलब ये जो रेड लाइन से आपको दिखाया गया है यहाँ पे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. दिस वन रेड लाइन इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ठीक है, और उसी फील्ड के अंदर हम लोग एक आर्मेचर को रखे हैं. ये देख सकते हो यहाँ पे एक वायर को इस तरह से बेंड किया गया है कि वो रेक्टेंगुलर लूप ले लिया है. मतलब इस वायर को हम लोग रेक्टेंगुलर लूप दे दिए. एक्चुअली क्या है ना कि डिफरेंट टाइप का लूप होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला अच्छे से लाने के लिए हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर लूप लिए हैं. और आपको मैक्सिमम बुक में आपको रेक्टेंगुलर लूप ही लिया हुआ मिलेगा. तो यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज द रेक्टेंगुलर लूप. और इस रेक्टेंगुलर लूप को अब देखो इसमें क्या क्या किस तरह से सेटअप किया गया है. तो इस फील्ड के अंदर इसको रखें, लेकिन उसके पहले देख लो कि किस तरह से इसका कनेक्शन है. तो इस वायर को कुछ इस टाइप से शेप दिया गया है. ये रेक्टेंगुलर लूप देखो, और इसमें क्या है, टोटल फोर आर्म्स हैं. फर्स्ट वन आर्म इज द ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, सी डी के बाद डी ए. टोटल 4 आर्म्स. ठीक है, और इस पूरे वायर को यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पे एंड किए, और फाइनली इसको कनेक्ट कर दिए हैं यहाँ पे हम स्लिप रिंग से. ये कंडक्टर है और इसको स्लिप रिंग से कनेक्ट करके देखो किस तरह से कनेक्ट किए हैं. इधर बैटरी का पॉजिटिव एंड और इस साइड को बैटरी के पॉजिटिव एंड से. मतलब स्टार्टिंग को हम पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किए हैं बैटरी का, और एंडिंग पॉइंट को हम लोग नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट किए हैं. तो ये सर्किट मेरा पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, तो कुछ इस टाइप से, मतलब ये क्या है हमारा, ये पूरा एक्चुअली हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, मोटर, जनरेटर, इटीसी. तो कुछ इसी बेसिस पे काम करता है. तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग को देखना है टॉर्क, किसमें टॉर्क किस तरह से डेवलप होता है. ठीक है, एक आर्मेचर पे. तो एक्चुअल में हम लोग पहले रीड कर चुके हैं फोर्स फाइंड करने के लिए एक वायर के लिए, कि एक वायर को, किसी एक स्ट्रेट वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे फोर्स डेवलप होता है उस वायर पे. और वो फोर्स किस तरह से डेवलप होता है वो पहले से भी पता है हम लोग को. उस फार्मूला को यदि हम यहाँ पे लिखना चाहें तो कुछ इस टाइप से फार्मूला था उसका, कि यदि एक वायर को हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और यदि उसमें करंट दे देते हैं तो उसका जो फार्मूला था वो था F इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी. दिस वन, ये कुछ फार्मूला था. करंट एलिमेंट क्रॉस बी, मतलब करंट एलिमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड. तो कुछ ये फार्मूला हमारा वहाँ पे था, जो प्रीवियस लेक्चर लॉरेंज फोर्स का आप थ्योरी देख सकते हो. तो लॉरेंज फोर्स में आपको मिल जाएगा, जबकि ये लॉरेंज फोर्स नहीं है, बट ये है एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब करंट कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं और उसमें करंट पास कराते हैं तो कुछ इतना फोर्स उस पर डेवलप हो जाता है, जिसमें लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके हम लोग फाइंड किए थे. तो कुछ ये फार्मूला डेवलप वहाँ पे हुआ था, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. यहाँ पे आई करंट है जो उस कंडक्टर में पास हो रहा है एक सिंगल रिंग के लिए, सिंगल वायर के लिए, और एल जो है उस वायर का लेंथ है, और बी क्या है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है देख सकते हो, 90 डिग्री बन रहा है. परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट है तो 90 डिग्री बनेगा 100%. तो वहाँ पे एक वायर की बात करें तो यहाँ भी एक सिंगल वायर ही है, लेकिन इसको क्या किया हम आम, मतलब रेक्टेंगुलर लूप दे दिए हैं. तो आप देख सकते हो कि यदि हम लेफ्ट साइड देखें, लेफ्ट साइड तभी तो एक सिंगल वायर, स्ट्रेट वायर दिख रहा है हमको, और राइट साइड भी देखें तभी हमको एक सिंगल स्ट्रेट वायर दिख रहा है. ठीक है, तो हर जगह पे हम इसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करके टोटल 4 आर्म बना दें तो वैसे में हमको टोटल 4 वायर दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड में. तो कौन सा 90 डिग्री है, कौन आर्म 90 डिग्री पे है और कौन सा आर्म कितना डिग्री पे, वो तो हमको यहाँ से फिर पता चल जाएगा. और किस पर फोर्स डेवलप होगा, किस आर्म पे, और किस आर्म पे फोर्स डेवलप नहीं होगा, उसको भी हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे. तो ये फोर्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है. तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि F इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, जो लॉरेंज फोर्स में हम लोग इसको रीड कर चुके हैं. ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स फाइंड करेंगे, फिर हम डिस्टेंस भी देख लेते हैं कि शाम का डिस्टेंस कितना है. तो देखो यहाँ पे हम डिस्टेंस ले लिए हैं, AD इज इक्वल्स टू BC. देख सकते हो कि इस साइड का AB इज इक्वल्स टू CD,
ए बी इज इक्वल टू सी डी मिलेगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर लूप में जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। और इधर देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी, इधर का फेस और इधर का फेस दोनों क्या मिलेगा हमको, इक्वल मिलेगा। इसलिए यहाँ पे मान लिए ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए, उस डिस्टेंस को क्या मान लिए यहाँ पे, ए मान लिए हैं। फिर आपका ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये वाला, इसको मान लिए हैं लेंथ बी। मतलब इधर ये जो लेंथ है इसका ए बी और सी डी, इसका लेंथ बी है, दोनों का अपोजिट फेसेस है तो 100% इक्वल लेंथ होगा। और इस साइड का जो वर्टिकली है इसका लेंथ है तुम्हारा कितना, ए लेंथ है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब हम लोग देखते हैं इस, यदि हम देखें कि एडी पे कितना फोर्स लग रहा है या तो फिर बीसी पे कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि देख सकते हैं कि देखो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और कंडक्टर उसके ऊपर किस तरह से रखा हुआ है, यहाँ पे इसको देखोगे तो देखो परपेंडिकुलर ये है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर लेफ्ट टू राइट, और ये कंडक्टर तो उस पर तो परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से, तो ये परपेंडिकुलर है। बट ये वाला देख सकते हैं बीसी जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो कितना डिग्री बना रहा है एंगल, देख सकते हो बीसी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है। इट मीन्स बीसी आर्म जो है, दिस वन बीसी आर्म, ये बना रहा है 0 डिग्री। और यदि एडी की बात करें तो ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, करंट ऐसे देखो पॉजिटिव से निकला तो करंट कुछ इस टाइप से जा रहा है इधर, फिर इधर आकर के फिर इधर रिपीट हो गया, इधर वापस घूम गया, देखो इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर है। इससे क्या पता चल रहा है हमको कि जो करंट एलिमेंट आई एल है इधर जाएगा, इसका लेंथ एक्चुअली ए माने हैं तो आई ए होगा यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट इधर, मतलब दोनों का के बीच का जो एंगल बन रहा है वो हमारा कितना बन रहा है, 180। मतलब यहाँ पे 180 बन रहा है और यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, और दोनों ही कंडीशन में हम यदि देखें तो हमको फिलहाल तो एंगल पता चल चुका है। अब देखते हैं कि फोर्स कितना उस पर डेवलप हो रहा है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हमको इसी फॉर्मूला को वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे फोर आर्म्स, कौन कौन सा आर्म्स के लिए ले रहे हैं, बी सी एंड ए डी। तो फोर आर्म्स बी सी एंड ए डी, ये दोनों के लिए हमको क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो हम लोग फार्मूला ऊपर देखो लिखा हुआ है, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। यदि इसको हम आगे कंक्लूड करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यदि इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो आई एल बी साइन थीटा मिलेगा, आई एल बी साइन थीटा, जो हमको इसका मैग्नीट्यूड देगा आई एल बी साइन थीटा, और थीटा की जगह वैल्यू पुट करो तो तुमको फोर्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आर्म किसके लिए देख रहे हैं, फोर्स फॉर आर्म बी सी एंड ए डी। तो बी सी एंड ए डी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू, वेक्टर फॉर्म में यदि लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आई एल के जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा, इसका लेंथ क्या है, ए है, इसलिए ए रखना पड़ेगा। तो आई ए होगा यहाँ पे, आई ए क्रॉस बी, दिस वन, इतना होगा। इसको यदि हम कंक्लूड करें आगे तो क्या मिलेगा, आई ए बी साइन थीटा। अब थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे देख चुके हैं ऑलरेडी कि बी सी जो 0 डिग्री बना रहा है, तो यदि तुम 0 डिग्री इस जगह पे पुट करते हो, स्टार्टिंग में 0 डिग्री पुट कर लो, तो 0 डिग्री पुट करते हो साइन थीटा, तब भी हमको रिजल्ट क्या देगा, 0 डिग्री ही देगा, क्योंकि साइन 0 इज 0 एंड साइन 180 इज ऑल्सो 0। मतलब यहाँ से हमको क्लियर पता चल चुका है कि यहाँ पे जो फोर्स हमको मिलने वाला है वो फोर्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मीन्स इस आर्म बी सी में और ए डी में, दोनों ही आर्म में क्या मिलेगा, फोर्स हमको 0 मिलेगा। इन बोथ द आर्म्स फोर्स विल बी 0, बी सी एंड ए डी। तो अब जब इस दोनों में फोर्स 0 है तो अब हमारे पास फोर्स कौन डेवलप कर सकता है, तो फोर्स हमारा बस 2 ही आर्म डेवलप करेगा यहाँ पे, ए बी और सी डी। तो ये दोनों आर्म के लिए हम डिफरेंट अलग अलग फोर्स निकाल करके देखते हैं कि क्या दोनों इक्वल फोर्स डेवलप कर रहा है या दोनों का फोर्स सेम है, वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं फोर आर्म्स, यहाँ पे पहले एक लेंथ ए बी के लिए लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं फोर आर्म ए बी आर्म के लिए देखते हैं। तो ए बी आर्म के लिए यदि हम फोर्स देखें तो क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल्स टू आई, उसका लेंथ देखो बी है, तो बी आई बी क्रॉस बी होगा, कुछ इतना होगा, ठीक है। अब यदि इसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे लिखें तो क्या मिलेगा, आई बी बी साइन थीटा, आई बी बी साइन थीटा। और थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना बन रहा है वो भी देख सकते हो कि ये देखो करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बना रहा है हमारा। तो 90 डिग्री एंगल बना तो 90 डिग्री पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा आई बी बी साइन
90 डिग्री। तो ये साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हमको रिजल्ट मिलेगा आई बी बी, दिस वन इज द फोर्स, मतलब इसका वैल्यू मिला आई बी बी, दिस इज द फोर्स। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करते हैं कि यदि फोर्स वहाँ पे डेवलप हो रहा है, यदि इस ए बी में फोर्स यदि डेवलप हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा ये लेफ्ट हैंड रूल लगा लेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही हमको डायरेक्शन बताता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो थंब है, दिस वन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में दिस वन थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये हमको डायरेक्शन बताएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम यदि इस तरफ देखते हैं तो हमको हाथ को थोड़ा ऐसे रखना पड़ेगा कि आपको पिक्चर में नहीं दिखेगा। तो हम इस पर रख के देखते हैं पहले, इस साइड राइट वाला में। तो राइट वाला में यदि देखें तो ये देखो, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो इस तरह से रखते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है ऐसे, और डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है हमारा, डायरेक्शन ऑफ करंट डाउन है इधर। और तो फोर्स किधर होगा देख सकते हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, हाथ को एकदम बिल्कुल उसी पे रख देना है कुछ इस टाइप से। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो फोर्स हमको किधर मिल रहा है, अप साइड मिल रहा है। तो यदि राइट साइड वाला में जब करंट मेरा डाउनवर्ड है, करंट मेरा डाउनवर्ड है, तो हमको जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स मिल रहा है वो अप साइड मिल रहा है। तो 100% इसमें अप साइड करंट है, दोनों में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो 100% जो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन होगा, यदि यहाँ पे अप बन रहा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डाउन मिलेगा। मतलब इस पॉइंट पे आपको जो फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा, दिस वन विल बी डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इस साइड का फोर्स को F1 मान लेते हैं। तो दिस वन डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द F1। तो F1 हमको मिला डाउनवर्ड। नेक्स्ट वन जो अब आर्म्स देखते हैं हम लोग, कौन सा, CD आर्म्स के लिए। तो CD के लिए क्या है, उसके लिए फोर्स क्या डेवलप हो रहा है यहाँ पे, तो फोर CD, यहाँ लिखते हैं फोर CD। तो CD के लिए यहाँ पे देखें तो उसके लिए होगा F इज इक्वल्स टू, हम क्रॉस प्रोडक्ट हटा के डायरेक्ट लिखते हैं, या तो लिख दो IB क्रॉस B, इतना ना। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, IBB साइन थीटा, इसमें भी मिलेगा, और एंगल कितना बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है वहाँ पे। तो इसका भी फार्मूला हमको एज इट इज़ मिला IBB। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हमको क्या मिल रहा है, IBB, F इज इक्वल्स टू IBB। इसका डायरेक्शन किधर है, हम पहले ही देख लिए थे, अपवर्ड। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड हमको क्या मिला, सेम मिला, बोथ द मैग्नीट्यूड इज सेम। इसको मान लेते हैं हम लोग F2। दोनों का फोर्स जो है वो सेम हमको मिल रहा है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक अप है तो दूसरा क्या है, डाउन है। मतलब इन दिस पॉइंट फोर्स विल इज डाउनवर्ड एंड यहाँ पे अपवर्ड है। मतलब इस साइड के आर्म में क्या है, फोर्स जो है सो अपवर्ड है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, F2। तो हमको दोनों चीज़, दोनों फोर्स मिल गया। अब हमको टॉर्क फाइंड करना है, और टॉर्क फाइंड करने के लिए हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यदि हम इस पूरे आर्म की बात करें, ये पूरे आर्म्स की बात करें, तो इस आर्म का कुछ एरिया होगा, इस पूरे आर्म का कुछ एरिया होगा, और उसका एरिया हम मान लेते हैं A है। दिस वन आर्म कुछ इस टाइप से है, तो आर्म का जो एरिया है वो A है। ठीक है, तो एरिया यदि इसका A है तो हम इसके सेंटर से, एरिया जब भी हम फाइंड करेंगे तो कहाँ से, सेंटर से फाइंड करेंगे, फ्रॉम दिस वन पॉइंट, यहाँ से फाइंड करेंगे। तो इसका एरिया जो है, एरिया हम जानते हैं कैसा क्वांटिटी है, हम लोग प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर से ही हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लिए क्या चीज़ की, फोर्स एक डाउन लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है, अप लग रहा है। F1 जो है सो डाउनवर्ड लग रहा है और F2 लग रहा है अपवर्ड। तो उसको कुछ हम केस में डाल दें। यहाँ पे हम केस ऐसा डालते हैं कि यदि एरिया, इसका एरिया परपेंडिकुलर तो होगा ही, चाहे तुम एरिया इसको इस तरह से ले लो, इस तरह से अप की तरफ या फिर डाउन की तरफ लो, 100% आपको एरिया हर कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर ही मिलेगा। किस पर, मैग्नेटिक फील्ड पर। देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है इधर, उस पर एरिया तुम लोगे, इधर लोगे तभी परपेंडिकुलर, डाउन लोगे तभी परपेंडिकुलर, दोनों ही कंडीशन में परपेंडिकुलर। तो हम इसको केस 1 बना देते हैं, केस 1 में डालते हैं, केस 1 व्हेन एरिया, एरियल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो वैसे केस में हम बोल सकते हैं कि जो उसका एरिया है कहाँ से ले रहे हैं, मिड पॉइंट से ले रहे हैं। तो देख सकते हो इसका लेंथ कितना है, A लेंथ, क्या है कि देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक के लिए, इस बाजू से इस बाजू तक, देखें कितना डिस्टेंस हम यहाँ माने थे इसको, A माने थे इसको, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, A डिस्टेंस होगा। तो देखो वही चीज़ को हम यहाँ पे रफली समझाने के लिए
कुछ इस टाइप से कर लिए हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस टोटल कितना है, ए डिस्टेंस है, ठीक है। बीच से हम क्या लिए हैं, एरिया। तो देखो बीच से एरिया को आपको कुछ इस तरह से डाउनवर्ड की तरफ ही दिखा रहे हैं, तो एरिया ए को दिखा दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो एरिया और मैंने इस साइड क्या है, देखो ये लाइन पूरा क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन द मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों के बीच में परपेंडिकुलर है, तो वही केस हम पहला रखें कि बोथ आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है। और फर्स्ट आर्म जो है मेरा फोर्स 1 है इस साइड का, वो किधर फोर्स दिखाया था, डाउनवर्ड, देख सकते हो आप थ्योरी में फोर्स डाउनवर्ड दिखाया। और अगला क्या दिखाया राइट साइड के लिए, राइट साइड में फोर्स जो F2 है वो अपवर्ड दिखाया था। तो कुछ इस तरह से डायग्राम में हम रिप्रेजेंट इसको कर दिए हैं। अब हमको टॉर्क यहाँ पे फाइंड करना है इस केस के लिए। तो इस केस के लिए यदि हम टॉर्क फाइंड करना चाहें तो इसके लिए क्या टॉर्क आएगा वो चीज़ को देखते हैं। तो टोटल टॉर्क हमको 2 पॉइंट के लिए मिलेगा। वो देख सकते हो कि टॉर्क जब भी होगा, टॉर्क है कपल यहाँ पे बना रहा है ना, तो कपल बना रहा है तो क्या करेगा, इस तरह से कुछ घुमाना स्टार्ट कर देगा, इसको रोटेट कराना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये मोटर जैसा बिहेव करता है, मोटर जैसा। तो ये यहाँ से मोटर वोटर हम लोग को यहाँ पे फिलहाल नहीं समझना है, हम लोग को समझना है मेन कंसेप्ट। तो एक्चुअली ये देखो ये डाउनवर्ड खींच रहा है, अपवर्ड खींच रहा है, तो 100% ये रोटेट होगा, ठीक है। तो ये यदि रोटेट हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन करेगा जो भी करे, तो इसका कुछ इस तरह से रोटेशन होगा। मतलब रोटेशन, जहाँ रोटेशनल मोशन है दैट इज देयर विल बी टॉर्क ऑल्सो श्योर। तो यहाँ पे टॉर्क मेरा डेवलप होने वाला है। तो मिड पॉइंट से इस पॉइंट से मतलब घूमेगा तो मिड पॉइंट से ही घूमेगा, एक एक्सिस पे घूमता है टॉर्क, हम जानते हैं। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस ए है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, इसका हो जाएगा a/2 डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a/2, तो टोटल ए हो गया हमारा। तो एरिया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको यहाँ से ही मिल रहा है, मतलब यहाँ पे यदि देखा जाए तो हमको इस पॉइंट से ही इस जगह से मूव कर रहा है, मतलब यहाँ से इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये फोर्स देखो ना परपेंडिकुलर दिख भी रहा है आपको, ऐसे यदि हम ले लें कुछ, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो a/2 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो F1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, पर F2 के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, a/2 है, ठीक है। अब हम लोग टॉर्क फाइंड करते हैं। तो टॉर्क क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क होगा, टोटल टॉर्क जो यहाँ पे मिलने वाला है हमको मिलेगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, क्योंकि टॉर्क F1 के लिए टॉर्क 1 होगा और F2 के लिए टॉर्क 2 होगा, ठीक है। तो टोटल टॉर्क हमको क्या मिल जाएगा, टोटल टॉर्क विल बी टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। अब टॉर्क का हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके जगह यदि हम फोर्स अप्लाई करें, फोर्स यहाँ पे लिख दो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स पहला के लिए F1, यदि इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो, और यदि तुम डायरेक्शन के साथ लिखना चाहते हो तो ये माइनस है, डाउनवर्ड है माइनस, और ये इधर भी a/2 माइनस माइनस में ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट पॉजिटिव में ही इसका रिजल्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, कितना होगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। यदि क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना चाहते हो तो क्रॉस में ही लिखो, नो प्रॉब्लम। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, फोर्स इंटू फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट में ही होता भी है टॉर्क, फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट R क्रॉस F, मतलब टॉर्क इज इक्वल्स टू, क्लास 11th में ही पढ़े R क्रॉस F, मतलब F इज द फोर्स एंड R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, और इसको यदि हम हटा देंगे तो साइन थीटा वहाँ पे आ जाएगा, खैर जो भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का मल्टीपल टॉर्क जो है यदि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, चलो ठीक है। प्लस टॉर्क 2 के लिए क्या होगा, इसके लिए होगा F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, a/2, ठीक है। ये चीज़ को लिख दिए यहाँ पे। अब देखते हैं इसका वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि देखो हमें F1 का वैल्यू निकाल लिए हैं ऑलरेडी, हम टॉर्क वहाँ पे फाइंड कर रहे थे। तो देखो हम यहाँ पे टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, क्या लिखे थे उस जगह पे जो हम कैलकुलेट अभी किए, वो क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट टॉर्क इज इक्वल्स टू, टोटल टॉर्क इज इक्वल्स टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, और इसी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखना है हमको F1 क्रॉस a/2 प्लस F2 क्रॉस नहीं इंटू a/2, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको यहाँ पे। तो F1 का वैल्यू यहाँ पे है देखो IBB, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे IBB, ठीक, इंटू a/2 प्लस F2, और इसका भी वैल्यू F2 का भी वैल्यू क्या था, F2 का भी वैल्यू था IBB, देख सकते हो IBB, और इंटू a/2। तो देखो दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको 2 से 1 प्लस 1 2 होगा, 2 से 2 इंटू IBB a/2,
इतना होगा, 2 2 कैंसिल, तो हमको क्या मिला यहाँ से रिजल्ट, यहाँ से मिला IBBA, इतना मिला। ठीक है, तो यहाँ क्या देखें कि टॉर्क 1 टॉर्क 2 कुछ इस टाइप से था। अब इसका F1 की जगह वैल्यू पुट किए, कुछ इस टाइप से वैल्यू पुट किए, दोनों का वैल्यू देखो सेम दिख रहा है हमको, तो दोनों को 1 + 1 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कुछ इतना वैल्यू आया, 2 से 2 कट गया क्योंकि A/2 है, तो ये 2 2 से 2 कट गया, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या है, IBBA। अब यहाँ पे कंडीशन ये आता है कि यहाँ पे देखो ए भी लेंथ है, ए भी लेंथ है, एक लेंथ को बता रहा है, दूसरा ब्रेथ को बताता है उस लूप में। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमको क्या मिलता है, एरिया मिलता है। तो यहाँ पे हम एरिया लिख सकते हैं, I इंटू एरिया इंटू बी, सो दिस वन इज द टॉर्क IAB। ये फाइनल रिजल्ट आपका टॉर्क का आ गया पहला केस के लिए। दिस इज द फर्स्ट केस, मतलब टॉर्क का जो आपको रिजल्ट मिला वो किसके बराबर मिल गया, IAB के बराबर। टॉर्क इज इक्वल्स टू IAB। I क्या है यहाँ पे, करंट है, A क्या है, एरिया ऑफ द लूप, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो दिस इज द टॉर्क फॉर फर्स्ट केस। अब हम लोग कंडीशन ये डालते हैं सेकेंड केस में कि ये तो फर्स्ट हो गया। आप यहाँ पे यदि जानना चाहो कि ये IA क्या होता है, तो IA एक नया चीज़ है, यहाँ पे दोनों का मल्टीपल को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं, M से, स्मॉल m से, एंड दिस वन स्मॉल m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे, P इज इक्वल्स टू IA इज इक्वल्स टू स्मॉल m लिया जाता है, जिसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, P इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसी तरह से यहाँ पे M है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वहाँ पे क्या होता था कि P जो होता था Q इंटू 2A इसके बराबर होता था, मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू लेंथ के बराबर होता था। और यहाँ पे क्या है, चार्ज इंटू एरिया के, सॉरी करंट इंटू एरिया के बराबर हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यदि चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, टॉ इज इक्वल्स टू MB, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, टॉ इज इक्वल्स टू MB लिख सकते हैं, लेकिन फाइनली आप अभी फिलहाल के लिए टॉ इज इक्वल्स टू IAB ही माइंड में रखो। ठीक है, अभी आपको M के बारे में और क्लियर होगा, और अगला चैप्टर में और भी इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में रीड करना है। ठीक है, तो अब सेकेंड केस जो आता है, वो फर्स्ट केस में तो हम लोग समझ गए कि टॉर्क का वैल्यू कितना आया। अब सेकेंड केस जो है वो क्या बोल रहा है कि व्हेन A एंड B, मतलब एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड मेक सम एंगल थीटा, यदि ये दोनों कुछ एंगल बना ले, मतलब ये जो आर्म है, यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में कि ये जो आर्म है भी कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से, तो 100% जब इस पर फोर्स लगाएगा, देखो इसमें डाउन लगाएगा, इसमें अप लगाएगा, तो 100% कुछ इस टाइप से होगा। ये जो है कुछ इस टाइप से बेंडिंग होगा, तो बेंडिंग होगा तो 100% क्या बनाएगा, कुछ एंगल बनाएगा। तो देखो बेंडिंग किया हुआ एक डायग्राम हम बना के रखे हैं, वो देखो कुछ इस टाइप से, जब फोर्स लगा डाउनवर्ड तो कुछ इस टाइप से बेंड हो गया, और ये अप लगा रहा है तो कुछ इस टाइप से, मतलब कुछ इस टाइप से बेंडिंग होगा वहाँ पे। आर्म जो है, आर्मेचर जो है, वो आर्मेचर कुछ इस टाइप से बेंड होगा, करवट कुछ लेगा इस तरह से, और मूव करेगा पूरा कुछ टाइप से मूव करेगा। तो हमको कुछ एंगल के लिए, सम एंगल के लिए हमको फाइंड करना है यहाँ पे टॉर्क। तो हम कुछ इस टाइप से डायग्राम को थोड़ा सा कुछ एंगल ले करके हम देखते हैं कि कितना हमारा टॉर्क वहाँ पे डेवलप होता है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन है, केस 2 हम डाल दिए हैं, व्हेन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड मेक सम एंगल, दोनों के बीच में यदि कुछ एंगल बनता है तो क्या मेरा टॉर्क आएगा, वो चीज़ को हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमको पता है, ये डिस्टेंस देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, यही डिस्टेंस है। क्या कि डिस्टेंस तो अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है, फोर्स तो हमेशा डाउन लगेगा, इसका फोर्स हमेशा अप लगेगा इस तरह से, इसीलिए हमको इस तरह से ही दिखाना पड़ेगा इसको, अप एंड डाउन। ठीक है, तो इसको यदि हम डॉटेड लाइन से इसको यदि मिला दें तो यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे बनाएगा। तो ठीक है, तो ए एंगल कितना हो रहा है हमारा, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, हमको एंगल यहाँ वाला पता करना है और यहाँ वाला पता करना है, ये दोनों एंगल हमको पता करना है। और फिलहाल हम लोग क्या बात किए थे कि व्हेन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड मेक्स सम एंगल, तो देखो यदि इस तरह से टर्न हुआ तो ये तो मेरा पहले पोजीशन में था, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ है, देख सकते हो, लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये बी का डायरेक्शन है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया भी तो टर्न लेगा, देखो कुछ टाइप से है, तो ऐसे यदि आर्मेचर अभी है तो एरिया इसका भी डाउन की
ऐसे आर्मेचर है रखा हुआ, तो एरिया भी ऐसे बन रहा है। यदि ये टर्न लेगा तो ये भी तो बेंड होगा, तो हम डाउन की तरफ देख रहे हैं, तो डाउन की तरफ कुछ इस टाइप से टर्न लेगा। एरिया जो है तो देखो उधर उठा तो एरिया तो इधर जाएगा ही, तो कुछ इस टाइप से टर्न लिया। तो एरिया जो है सो हमेशा इस आर्म पर परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर तो होगा ही। एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द आर्म्स, तो आर्म के सरफेस मतलब उसके ऊपर परपेंडिकुलर एरिया कुछ टाइप से वो बेंड हुआ, तो ये भी इस तरह से कुछ दिख रहा है हमको। और एंगल यदि की बात करें तो कुछ एंगल तो बना भी लिया, देख लो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल बन गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो लेफ्ट से राइट, इधर से नॉर्थ से साउथ की तरफ तो जा ही रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो उसके बीच में देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, क्योंकि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और ये मेरा एरिया है, तो इसके बीच में एंगल कितना बन गया, थीटा एंगल बन गया। और यहाँ पे यदि देखा जाए ये आर्म पूरा कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। यदि ये पूरा 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो 100% ये वाला जो एंगल बनेगा, ये छोटा सा ये वाला, ये एंगल जो ऊपर वाला बनेगा, दिस वन एंगल विल बी 90 माइनस थीटा बनेगा। तो ये यदि 90 माइनस थीटा है, ये छोटा सा, तो ये देखो ये देखो कुछ अपोजिट है, दिस वन एंड दिस वन अपोजिट फेस, तो ये 90 माइनस थीटा, तो 100% ये भी क्या होगा 90 माइनस थीटा, दिस वन विल बी 90 माइनस थीटा ऑल्सो। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये हमारा ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा और ये 90 दो और टोटल मिला के क्या होना चाहिए, एक ट्रायंगल बना रहा है। और इस ट्रायंगल का यदि हम नाम दे दें तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, दिस वन पॉइंट इज द पी, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम कुछ देना पड़ेगा ना, पी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं क्यू, और इस पॉइंट को मान लेते हैं आर, पी क्यू आर। ठीक है, एक ट्रायंगल यहाँ पे बना रहा है। यदि इस ट्रायंगल को हम फाइंड कर लेंगे तो 100% इस साइड का ट्रायंगल का वही वैल्यू मिलेगा हमको, दोनों साइड का ट्रायंगल का वैल्यू एज इट इज़ मिलेगा। तो हम लेफ्ट साइड के ट्रायंगल को फाइंड करते हैं। तो देखो टोटल वैल्यू जो यहाँ पे हमको इस ट्रायंगल में मिलेगा वो मिलेगा 180 के बराबर, क्योंकि ट्रायंगल का जो टोटल सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो देख सकते हो दिस इज द 90 माइनस थीटा एंड दिस इज द 90, यदि दोनों को ऐड करें 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो देखो क्या आएगा, 90 प्लस 90 180 हो गया। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, माइनस थीटा ही एक्स्ट्रा बच रहा है ना, इज इक्वल टू क्या बोलोगे, माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या, किसके बराबर, 180 के बराबर होगा। तो ये देखो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, यदि हम इसको थीटा मान लें, एक मिनट के लिए थीटा मान लेते हैं, कि यदि ये थीटा हम मान लिए एक मिनट के लिए थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये थीटा, तो ये पॉजिटिव में थीटा है, वो माइनस में, तो यहाँ पे टोटल सम क्या होगा थीटा। तो कितना टोटल मिल रहा है हमको, ये थीटा गया कैंसिल हो गया, तो 90 प्लस 90 180 के बराबर तो मिल ही जा रहा है हमको। इसका मतलब ये जो थीटा यहाँ पे हम सपोज किए वो 100% मेरा क्या है, राइट है। ठीक है, क्योंकि दिस वन इज द 90 माइनस थीटा, दिस इज द 90 एंड दिस इज द थीटा, यदि सबको ऐड करते हैं तो हमको 180 के बराबर ही रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब दिस यहाँ पे एंगल क्या होगा थीटा, मतलब आर के जगह पे हमको एंगल क्या मिल रहा है, थीटा एंगल मिल रहा है। चलो ये ट्रायंगल पता चल गया। अब इस ट्रायंगल को ही हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल जो बना उस ट्रायंगल का नाम क्या है वो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले लिख लेना है। तो वो ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल है दिस वन ट्रायंगल इज पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, और इस ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग को देखना है, ट्रायंगल पी क्यू आर में देखना है कि एंगल जो बना रहा है वो किस पॉइंट पे बना रहा है, आर पॉइंट पे बना रहा है। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट थीटा। तो थीटा एंगल जो बन रहा है वो किस पर, आर पॉइंट पे बन रहा है, इसलिए इसको लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू थीटा, मतलब इस बीच वाला को ही तो माना जाता है मेन, या तो एंगल आर इज इक्वल टू थीटा डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मिला। अब हमको एक्चुअल में फाइंड करना है पी क्यू, क्योंकि इसका डिस्टेंस हमको पता नहीं है यार, यही परपेंडिकुलर इसका डिस्टेंस है, तो पी क्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पी क्यू फाइंड करेंगे तो हमको देखते हैं पी क्यू कैसे फाइंड होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा इसका, पी बाई एच, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो दिस इज द पी क्यू। थीटा यहाँ पे उसके सामने वाला पी परपेंडिकुलर होता है, तो दिस वन विल बी पी क्यू बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ये वाला है कौन सा क्यू
क्यू आर। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा देख सकते हो, ये भी a/2 होगा और इस साइड भी क्या होगा a/2। टोटल a डिस्टेंस है तो इधर a/2 इधर a/2। तो हमको क्यू आर का वैल्यू तो पता है बट पी क्यू का वैल्यू पता नहीं है। तो पी क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर साइन थीटा, और क्यू आर का वैल्यू होता है a/2, तो दिस वन रिजल्ट विल बी a/2 साइन थीटा। मतलब हमको पी क्यू का वैल्यू मिल गया, पी क्यू इज इक्वल्स टू a/2 साइन थीटा। पी क्यू इज इक्वल्स टू a/2 साइन थीटा के बराबर हमको रिजल्ट मिल चुका है। अब टॉर्क निकालना बहुत आसान हो जाएगा इस पॉइंट के लिए, क्योंकि यहाँ भी फिर वही काम करना है, दो टॉर्क मिल रहा है, टॉ इज इक्वल्स टू टॉ वन प्लस टॉ टू, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा हमको उसी तरह से। तो नाउ टॉर्क इज इक्वल्स टू टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू। सेकंड केस के लिए हम लोग टॉर्क फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी फिर वही काम करना है, क्या चीज़, F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ चुका है a/2 साइन थीटा, तो डायरेक्ट उसी को लिख देते हैं, a/2 साइन थीटा प्लस F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उधर उस साइड का भी हमको एज इट इज़ भी मिलने वाला है, क्योंकि a/2 और एज इट इज़ एंगल थीटा यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। तुम चाहो तो यहाँ पे थीटा मिलेगा इस जगह पे, और 100% आपको रिजल्ट वही फिर मिलने वाला है, ठीक है। तो ट्रेंगल दोनों एज इट इज़ है, इसलिए अपोजिट ट्रेंगल का वैल्यू हमको एज इट इज़ ही मिलेगा। तो यहाँ पे F2 इज इक्वल्स टू a/2 साइन थीटा, ये चीज़ मिल गया। अब F1 और F2 दोनों का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, F1 और F2 दोनों का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, तो उस जगह पे पुट कर देते हैं। तो F1 का वैल्यू क्या है, IBB a/2 साइन थीटा प्लस F2 के जगह भी IBB a/2 साइन थीटा। दिस वन दोनों वैल्यू देख सकते हो सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू IBB a/2 साइन थीटा, इतना के बराबर आएगा। a2 कैंसिल, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ से वैल्यू देख सकते हो, IBB साइन थीटा, ठीक है, IBB साइन थीटा। और यहाँ पे एक चीज़ और छूट गया, IBB साइन थीटा और साथ में क्या है ये वाला। तो यहाँ पे हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, IBBA साइन थीटा, यही ना। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फिर लेंथ और ब्रेथ, वही एरिया फिर हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा IB इंटू ए एरिया, और ये होगा B इंटू साइन थीटा, इतना के बराबर मिला। मतलब टॉर्क हमको फिर वही मिला, बट यहाँ पे साइन थीटा एक इंक्रीज हो गया, क्योंकि सम एंगल के लिए हम लोग यहाँ पे फाइंड कर दिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया इसके और इसके बीच में जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, उसी कारण यहाँ पे साइन थीटा आ गया। मतलब थीटा का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा, हमारा टॉर्क का वैल्यू क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। तो यदि हम यहाँ पे फिर से वही कंक्लूड करके लिखें कि टॉ इज इक्वल्स टू IA के जगह क्या लिखना है, स्मॉल m B साइन थीटा। अब यहाँ पे वेयर करके तुम दिखा देना कि वेयर IA इज इक्वल्स टू स्मॉल m, और दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है, दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जिस तरह से डाइपोल मोमेंट हमारा होता था माइनस से प्लस की तरफ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। फिर वो डायरेक्शन वगैरह की बाद में बात करेंगे, फिलहाल आपको बस इतना जान लेना है कि करंट इनटू एरिया इज इक्वल्स टू स्मॉल m, एंड दिस वन स्मॉल m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे एक नया चीज़ है, उसको माइंड में फिलहाल रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिला, टॉर्क इज इक्वल्स टू MB साइन थीटा मिला। मतलब आप चाहो तो इसको कुछ टाइप से भी लिख सकते हो कि टॉर्क जो यहाँ पे है, टॉर्क इज इक्वल्स टू M क्रॉस B भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, टॉर्क इज इक्वल्स टू M क्रॉस B, बिकॉज इसको हम हटाएंगे वेक्टर फॉर्म में, दिस इज द मैग्नीट्यूड ना, तो यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल्स टू M क्रॉस B मिलेगा। तो कुछ माइंड में यदि आ रहा हो तो कंपैरिजन करके यदि देखें हम लोग कि जब हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, तो वहाँ पे टॉर्क का वैल्यू कुछ आता था। तो टॉर्क का वैल्यू जो वहाँ आया था वो आया था P क्रॉस C इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में,
पी क्रॉस सी, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस सी के बराबर, मतलब टॉ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, वहाँ पे वैल्यू हमारा होता था पी साइन थीटा, मतलब वहाँ पे क्या था कि डाइपोल मोमेंट है और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये वहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा। मतलब यदि कंपैरिजन करके रीड किया जाए तो आपको बहुत आसानी होगा रीड करने में, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे टॉर्क का जो वैल्यू आ रहा है वहाँ पे जिस तरह से था उसी तरह से यहाँ भी हमको रिजल्ट मिल रहा है सब, और इसी तरह से बहुत सारा इक्वेशन में कंपैरिजन करके आगे भी हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे दो केस के लिए टॉर्क देखें और दोनों के लिए जो रिजल्ट था वो ऑलमोस्ट सेम था, बट स्टार्टिंग में जो हम लोग रीड किए उसमें क्या है कि कोई एंगल नहीं बन पा रहा था, 0 डिग्री के लिए हम लोग रीड कर रहे थे। और साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, साइन जीरो का वैल्यू देख सकते हो स्टार्टिंग में जो पॉइंट है इस जगह पे एंगल कितना है, थीटा जीरो है, तो थीटा जीरो है तो 100% साइन जीरो का वैल्यू 1 होता है। उस कंडीशन में टॉर्क जो होगा हमारा मैक्सिमम होगा, इन दिस पॉइंट टॉर्क विल बी मैक्सिमम। और जैसे ही हमारा कुछ धीरे धीरे करके बेंडिंग होता चला जाएगा टॉर्क मेरा धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा, और जैसे ही फिर 0 डिग्री पे आएगा मेरा टॉर्क क्या होगा, 0। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये इनर्शिया के कारण मूव करता रहेगा, इनर्शिया के कारण मूव करता रहेगा, और ये टॉर्क का जो मूवमेंट है वो होता रहेगा, ठीक है। तो कुछ टाइप से होता है। तो फाइनली जो भी है हम लोग दो तरीके का केस यहाँ पे रीड किए और दोनों का जो टॉर्क का वैल्यू आया वो एज इट इज़ है आई ए बी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और यदि वही कुछ एंगल के लिए देखें तो क्या है आई ए बी साइन थीटा, ठीक है, आई ए बी साइन थीटा। तो आप इसको अच्छे से वॉच करना और इसको अच्छे से आप इसका नोट बना सकते हो, ठीक है। नोट बना करके फिर से आप इसको देखना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आज के लेक्चर में रीड किए वो क्या रीड किए, टॉर्क फाइंड करना कि यदि किसी भी लूप में किसी भी लूप को यदि मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते हैं तो वहाँ पे जो हमारा वहाँ पे जो टॉर्क डेवलप होता है वो कितने के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे टॉर्क फाइंड किए। तो और एक नया वर्ड यहाँ पे आया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया, दोनों के प्रोडक्ट, मतलब किसका एरिया, जो लूप हमारा मैग्नेटिक फील्ड में गया उस लूप का एरिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, ठीक है। तो यही है हमारा आज का लेक्चर। सो ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग।